बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे गॉसेस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन को, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। पहले हमने डिस्कस किया था इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, आज हम डिस्कस करेंगे ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की मदद से। ठीक हो गया? तो वही तीन स्टेप जो पहली एप्लीकेशन में भी बताए थे, बस वो याद रख लें। पूरे की पूरी सारी एप्लीकेशन गॉसेस लॉ की हलवा हो जाएंगी। कौन सी? सबसे पहले आपने देखना है चार्ज डेंसिटी कौन सी लग रही है। दूसरी चीज फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए आपने फाइंड करना है। उसके बाद फ्लक्स आपने फाइंड करना है, जो हमने गॉसेस लॉ ने हमें वो बताया था फार्मूला कौन सा, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट से। ओके हो गया? तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए वर्ल्ड यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, एक हमारे पास फॉर एग्जांपल ना एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, और उसके ऊपर हमने क्या किया है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड किया हुआ है। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड किया हुआ है। मतलब है ये नहीं है कि किसी जगह पर चार्ज ज्यादा, किसी जगह पर चार्ज कम, नहीं, हर जगह पर चार्ज एक जैसा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया। ठीक है, एक बड़ी सी शीट है, तो इसको हमने क्या कहा कि ये हमारे पास इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है। ओके हो गया? अब हमने इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसी पॉइंट पर। ओके हो गया? अब याद रखें पहली एप्लीकेशन में भी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करना पड़ती है। और वो गॉसियन सरफेस क्या होती है? ये जस्ट एक इमेजिनरी सरफेस होती है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। एक बात तो ये याद रखें। उसके बाद उसने कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है यूजिंग गॉसेस लॉ। अब अगर वो कह रहा है यूजिंग गॉसेस लॉ, तो गॉसेस लॉ क्या कहता है कि पहले वो कहता है कि एक क्लोज सरफेस हो, दूसरी बात वो कहता है चार्ज शुड बी इनसाइड द सरफेस। अब यहां पर तो क्लोज सरफेस नहीं है, तो पहले तो क्लोज सरफेस बनाएंगे, उसके बाद वो चार्ज इनसाइड द सरफेस हम ले आएंगे। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक इमेजिनरी सरफेस कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। हमने क्या किया, एक सिलेंडर लिया और उस सिलेंडर को इस शीट में से पास कर दिया। एक इमेजिनरी सिलेंडर लिया, शीट में से पास किया, सिलेंडर का कुछ हिस्सा ऊपर कुछ हिस्सा नीचे। अब मान लीजिए ये सिलेंडर हमने इसमें पास किया। अब जितना मेरे हाथ के नीचे इस शीट का हिस्सा है, अब वो क्या है, सिलेंडर के अंदर है। अब वो क्या है, सिलेंडर के अंदर है, और जितना मेरे हाथ के नीचे शीट का हिस्सा है, उस शीट के ऊपर जितना चार्ज है वो भी क्या है, उस सिलेंडर के अंदर है। तो अब गॉसेस लॉ अप्लाई कर सकते हैं कि एक क्लोज सरफेस हो और चार्ज शुड बी इनसाइड द सरफेस हो। तो ये वही है, वो शीट ऑफ चार्ज है, ये हमने सिलेंडर पास किया, और ये वो हिस्सा है जो इस सिलेंडर के अंदर है। ओके हो गया? तो ये तो हमारे पास एक रिक्वायरमेंट पूरी होगी। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम डायरेक्शन को देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, यहां पर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे अपवर्ड। ठीक है, ये जो सिलेंडर के अंदर चार्जेस है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे अपवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, ऐसे अपवर्ड है, और यहां से डाउनवर्ड ऐसे। ठीक है, ये चीज ये क्या है, ई है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, ये शीट ऑफ चार्ज है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके हो गया? तो अब हमने क्या करना है, पहला स्टेप अब हम लगाते हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, एक गॉसियन सरफेस भी कंस्ट्रक्ट हो गया है। उस गॉसियन सरफेस में मान लें हमने इस पॉइंट पर हमने क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पॉइंट पी को नाम दें, इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो जितनी यहां पर होगी उतनी यहां पर होगी, उतनी यहां पर, उतनी यहां पर, क्योंकि चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब पहला स्टेप चार्ज डेंसिटी। देखिए चार्ज डेंसिटी पे कौन सी लगेगी, क्या लीनियर चार्ज डेंसिटी लगेगी, या क्या सरफेस लगेगी, या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लगेगी। इसका एक अलग से हम लेक्चर बना चुके हैं, तो कोशिश करें पहले वो जाके लाजमी देखें। तो यहां पर क्योंकि हमारे पास शीट है तो उसका एक सरफेस एरिया होता है, तो यहां पर हम लीनियर नहीं लगाएंगे क्योंकि एक लेंथ पे लगती है, वॉल्यूम लगाएंगे क्योंकि उसके लिए एक वॉल्यूम सा होना चाहिए। यहां पर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी लगाएंगे क्योंकि शीट की क्या है, एक सरफेस है। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए जो उसका फार्मूला होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी होती क्या है कि इस सर्टेन एरिया के ऊपर कितना चार्ज बैठा हुआ है, कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, उसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी।
शो किससे करते हैं, सिग्मा से। अब मान लें अगर मैं ना क्या करूं कि यहां पर एक छोटू सा एरिया कंस्ट्रक्ट करूं जिसको मैंने कहा है, नाम दिया डी ए का, छोटू सा एरिया सिलेंडर के अंदर जो है उसमें छोटा सा एरिया कंस्ट्रक्ट करूं, उसको मैंने नाम दिया डी ए का। जाहिर है उस छोटे से एरिया में छोटा सा चार्ज होगा और वो क्या है, डी क्यू है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, छोटे से एरिया में छोटू सा चार्ज कितना है, तो डी क्यू बाई डी ए, ये हमारे पास क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ओके हो गया। अब इसको मैं लिख सकता हूं डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी ए। ओके हो गया। अब जाहिर है ये तो छोटू से एरिया में छोटा सा चार्ज है। अब मैं अगर ये मालूम करना चाहूं कि ये जो हमारे पास एरिया है, जो हमारे पास सिलेंडर के अंदर इस शीट का एरिया इंक्लोज्ड है, इस पूरे पे चार्ज कितना है, इस पूरे पे चार्ज कितना बैठा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, छोटे 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 एरिया एलिमेंट लो, उन सब को प्लस कर दो, तो हमारे पास टोटल एरिया पे कितना टोटल चार्ज है वो निकल आएगा। ओके हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी क्यू का इंटीग्रल, यहाँ पर क्यू आ जाएगा इज इक्वल टू सिग्मा कांस्टेंट, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी ए। ओके हो गया। अब डी ए का क्या है, डी ए हमारे पास ये कंप्लीट एरिया बन जाएगा, क्योंकि इंटीग्रल ऑफ डी ए है ना, इंटीग्रल ऑफ डी ए है, मतलब अगर मैं यहाँ पर छोटे 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 डी ए कंस्ट्रक्ट करूँ तो इन सब को अगर मैं मिलाऊं तो क्या बनेगा, इसका पूरे का एरिया बन जाएगा। जो इस सिलेंडर के अंदर शीट का हिस्सा इंक्लोज्ड है उस पूरे का क्या बन जाएगा, एरिया बन जाएगा। ओके हो गया। तो उसको मैं फिर क्या कह सकता हूं कि Q इज इक्वल टू सिग्मा और डी ए, इंटीग्रल ऑफ डी ए की जगह मैं सिंपल ए लिख देता हूं। तो ये हमारे पास Q की वैल्यू आ गई। तो Q इज इक्वल टू सिग्मा ए, ए क्या है, सारे डी ए को प्लस किया और पूरा एरिया बन गया। ओके हो गया। तो एक चीज ये याद रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास पहला स्टेप के लिए चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी जो भी हो, उससे हम Q की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वो कैलकुलेट हो गई। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। क्या फ्लक्स को कैलकुलेट करो, क्योंकि याद रखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए आप पहले फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे और उस फ्लक्स को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, फ्लक्स क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वही हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, वो हमने कैलकुलेट करना है। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए इस सिलेंडर को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। अच्छा, वो 3 हिस्से कौन से हैं, एक तो ये है टॉप सर्कुलर सरफेस, एक ये हो जाएगी बॉटम सर्कुलर सरफेस, और कि ये एक हमारे पास हो जाएगी कर्व्ड सरफेस। तो इन तीनों पे अलग अलग हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर इन तीनों के फ्लक्स को प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल फ्लक्स निकल आएगा। ओके हो गया। तो वो देखते हैं कैसे हम निकालते हैं। पहले निकालते हैं टॉप सर्कुलर सरफेस का। तो फार्मूला क्या था, उसको फाई 1 का नाम दे दें, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, जिसको हम लिख सकते हैं फाई 1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉज थीटा। ओके हो गया। देखिए थीटा किसके दरमियान एंगल है, आपको पता है थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर होता है। अब अगर यहां पर देखें, अगर ना टॉप सरफेस की बात करो ना, मान लेकर यहां पर मैं छोटू सा डी ए एरिया एलिमेंट कंस्ट्रक्ट करता हूं, इसको मैं साफ सा करके लिखूं अगर आपको नजर आए, ये ना छोटा सा मैंने एक डी ए एरिया एलिमेंट कंस्ट्रक्ट किया। अब इस छोटे से डी ए एलिमेंट का एरिया वेक्टर किधर होगा, अपवर्ड, जिसको मान लें मैं एन यूनिट वेक्टर से शो कर देता हूं। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी किधर है, अपवर्ड। ओके हो गया। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपवर्ड, एरिया वेक्टर भी अपवर्ड, तो दोनों में एंगल कितने हैं, 0 डिग्री, दोनों में एंगल कितने हैं, 0 डिग्री। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे कि फाई 1 इज इक्वल टू ई डी ए कॉस 0 डिग्री और फाई 1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डी ए, और फाई 1 इज इक्वल टू ई बाहर ले आएंगे और डी ए का इंटीग्रल, ठीक है, ई कांस्टेंट हमारे पास होता है। तो यहां पर डी ए
अगर मैं यहां पर छोटे छोटे डी ए ये छोटे छोटे एरिया एलिमेंट अगर हम कंस्ट्रक्ट करें तो छोटे छोटे डी ए से कैलकुलेट करें और उन सारे डी ए का एरिया वेक्टर किधर होगा, अपवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर है, अपवर्ड, एंगल कितना होगा 0, cos 0 1 होता है, तो इन सारे डी ए को प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फाई 1 इज इक्वल टू ई, और जो टोटल एरिया होगा ए, इसको मैं ए लिख देता हूं सिंपल। ओके हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, टॉप सर्कुलर सरफेस का हमारे पास फ्लक्स आ गया कि फ्लक्स वहां पर बन रहा है। अब हम देखते हैं बॉटम पे, बॉटम सर्कुलर सरफेस। अच्छा, बॉटम सर्कुलर सरफेस फाई 2 उसको नाम दे दे फ्लक्स को, तो ई डॉट डी ए हमारे पास आ जाएगा। तो इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस थीटा आ जाएगा और इंटीग्रल ऑफ, अच्छा यहां पर देखें एंगल पहले अब हम देख लेते हैं। अच्छा, अब हम बॉटम सरफेस की बात कर रहे हैं। अच्छा, बॉटम सरफेस की बात है, सेम वही काम जो ऊपर किया वही काम नीचे करना है। अगर यहां पर मैं एक एरिया एलिमेंट कंस्ट्रक्ट करूं डी ए, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, डाउनवर्ड, क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां पर किधर है, डाउनवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डाउनवर्ड, एरिया वेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ऐसे ये चीज है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड, एरिया वेक्टर, और अगर मैं इसको साफ सा करके बनाऊं, हाय ये साफ क्यों नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना है, ठीक है, डी ए, इसका हमारे पास डायरेक्शन डाउनवर्ड, एरिया वेक्टर डाउनवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड, एंगल दरमियान में 0 डिग्री, तो यहां भी क्या हो जाएगा, थीटा ही जाएगा कॉस 0 डिग्री, तो ये हमारे पास आ जाएगा ई डी ए फाई 2। ओके हो गया। तो यहां पर एक और चीज है, फिर से वही काम करना है, तो इसका छोटे छोटे डी ए अगर हम यहां पर कंस्ट्रक्ट करें तो पूरा एरिया कितना वो आएगा, फाई 2 इज इक्वल टू ई ए, यहां पर भी आ जाएगा, ठीक है, जैसे ऊपर आया था ना सेम उसी तरह नीचे भी। ओके हो गया। अब हम निकालते हैं कर्व्ड सरफेस का, कर्व्ड सरफेस का। अच्छा, कर्व्ड सरफेस के लिए कर्व्ड सरफेस, अच्छा उसके लिए फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इंटीग्रल, ठीक है, फाई 3 इसको नाम दे दे। तो यहां पर आप क्या करेंगे, अगर मैं यहां पर इस कर्व्ड सरफेस पे एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंस्ट्रक्ट करूं डी ए, तो उसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इस तरफ। देखिए ये कर्व्ड सरफेस है ना, इसमें एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंस्ट्रक्ट किया, उसका एरिया वेक्टर किधर है, बाहर। अगर इधर एक कंस्ट्रक्ट करूं उसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर। तो ये जो छोटा सा एरिया मैंने एलिमेंट कंस्ट्रक्ट किया, इसका एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, ठीक है, आउटवर्ड होता है क्लोज सरफेस के। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है भाई, मैंने कहा था ये पूरी एक शीट है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, मतलब ऐसे अपवर्ड भी जा रही है डाउनवर्ड भी आ रही है, लेकिन इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इस तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो यहां पर देखें, अगर मैं इस पॉइंट पर देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर, तो एंगल कितना बना 90 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड और एरिया वेक्टर इस तरफ, एंगल दरमियान में 90 डिग्री बना। तो यहां पर क्या आएगा, cos 90 आएगा, तो फाई 3 इज इक्वल टू ई डी ए cos 90 डिग्री, और cos 90 कितना होता है 0, तो फाई 3 कितना आ जाएगा 0। यानी कर्व सरफेस में कोई फ्लक्स नहीं बन रहा, किधर बन रहा है, अपवर्ड या डाउनवर्ड बन रहा है। ओके हो गया। तो फाई यहां पर अगर हम टोटल फ्लक्स काला हो तो फाई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, और फाई 1 कितना है ई ए, फाई 2 कितना है ई ए, और फाई 3 कितना है 0, तो फाई कितना आ जाएगा यहां पर ई ए प्लस ई ए, तो ये आ जाएगा 2 ई ए आ जाएगा। ओके हो गया। तो ये फ्लक्स निकल आया, ठीक है, तो ये भी हमारे पास कहानी होगी, ये भी होगी। अब गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ के लिए फ्लक्स का फार्मूला क्या है, वो कहता है फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, और यहां पर Q की वैल्यू हमने क्या निकाली है, सिग्मा ए। तो इस Q की वैल्यू सिग्मा ए को वहां पर पुट करते हैं तो क्या निकलेगा, तो ये हमारे पास आएगा सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो फाई ई इज इक्वल टू सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, एक ये हमारे पास आ गया। अच्छा, एक फ्लक्स का फॉर्मूला ये, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, एक ये है, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को प्लस कर दें, और सॉरी कंपेयर करें,
ठीक है, जब दोनों को कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकल आएगी बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो वो क्या आएगा, यहां पर लिखें 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ए से कट गया और E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आएगी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। और अगर हमें इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो उसके नीचे ही आपने लिख देना है E वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर एक R यूनिट वेक्टर लगा देना है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होगी तो साथ में डायरेक्शन भी आएगी। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का फार्मूला है ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। तो ये थी हमारी गॉसेस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।